नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्रिया टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेदों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज हम फिर क्रिया के भेदों के बारे में बात करेंगे, लेकिन संरचना के आधार पर यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, फिर बिना समय बर्बाद किए हम सीधा क्रिया के भेदों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में जब हमने बात की थी उसमें हमने बताया था क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है, और हमने पढ़े थे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने पढ़े थे दो, अकर्मक और सकर्मक। ये शुरू करने से पहले हम फिर से एक बार क्रिया किसे कहते हैं बता देते हैं, ताकि रिवाइज हो जाएगा वापस, है ना। तो दूसरा वाला पढ़ने में आसानी होगी, संरचना या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो क्रिया शब्द का अर्थ हम बता देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम कार्य या काम। याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना। और परिभाषा, कार्य यानी हम हमारे जीवन में जो भी कार्य यानी काम करते हैं वो सभी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, है ना। हम लोग काफी चीजें करते हैं सुबह से लेके शाम तक। ठीक है, तो हम कोई ना कोई कार्य या काम करते हैं तो किसके अंतर्गत आ जाता है, क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और इसकी परिभाषा अगर हम बोले, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। और कर्म के आधार पर हमने पढ़ ली थी अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, आज हम बात करेंगे संरचना के आधार पर। इसे प्रयोग भी कहते हैं, तो हमने दोनों ही लिख दिए। ठीक है, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। कितने भेद होते हैं क्रिया के? 5 भेद होते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो पांचों भेदों में हमने नाम लिख दिए। हम आपको इसे बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से समझाएंगे उदाहरण के साथ। अभी हम इसे सिर्फ इंट्रो समझ लीजिए आप। ठीक है, इंट्रो में बता देते हैं। संरचना के आधार पर सबसे पहला आता है सामान्य क्रिया, फिर आती है संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहेंगे? जिसमें एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया मतलब क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक ही होगी। ठीक है, संयुक्त क्रिया किसे होगी? जिसमें एक या एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है, यानी वाक्य में आपको एक से ज्यादा मुख्य क्रिया मिलेगी। इसमें सिर्फ एक मिलेगी और इसमें एक से ज्यादा मिलेगी, 2, 3, उससे ज्यादा नहीं, 8, 10, 15, 20 में ठीक है, दो या उससे ज्यादा मिल सकती है। हम बताएंगे, उदाहरण के साथ बताएंगे आप लोगों को। नाम धातु क्रिया होगी, जिसमें धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो शब्द होंगे उनमें नाम प्रत्यय लगाकर मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, यानी उसे क्रियापद बनाया जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? मुख्य क्रिया से पहले कोई कार्य किया जाएगा और उसका क्रियापद बनाया जाएगा। ठीक है, कर्ता करेगा, लेकिन उससे पहले वो कार्य करके फिर वो दूसरा कार्य करेगा। तो मुख्य क्रिया से पहले जो कार्य होगा वो क्रियापद के रूप में इसका बोध कराएगा। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें जो है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से प्रेरित होकर वो कार्य करवाता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, फिर अब शुरू करेंगे हम सामान्य क्रिया किसे कहते हैं वहां से। ठीक है, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा से शुरू करेंगे। किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अब एक क्रियापद का प्रयोग कैसे पहचानेंगे हम? जैसे देखिए, हमने यहाँ उदाहरण के लिए लिखा है श्याम आया। ठीक है, एक कर्ता है और एक ही क्रिया बता रहा है कि क्या आया है, श्याम आया है। तो आना क्या होती है? क्रिया होती है। तो इस वाक्य जो हमने परिभाषा पढ़ी है उससे एक वाक्य जो है वो रिलेट कर रहा है। कैसे? किसी वाक्य में, ये रहा हमारे पास वाक्य, एक ही क्रियापद, ये रहा एक ही क्रियापद, आया। आया यानी श्याम के आने की, सिर्फ आने की बात हो रही, न जाने की बात हो रही, न बैठने की बात हो रही, और ऐसी कोई बात नहीं हो रही, केवल श्याम आया। तो एक ही क्रियापद का प्रयोग हो रहा है। तो जब एक ही क्रियापद का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होगा तो वो क्या, कौन सी क्रिया कहलाएगी? सामान्य क्रिया। ठीक है, एक और लिखा है हमने, देखिए, राधिका हंसी। ठीक है, हंसी, ना पीछे प्रत्यय लगा के देखिए क्या आता है, हंसना। हंसना ये क्या होती है? क्रिया होती है। कौन हंस रही है? राधिका। ठीक है, तो राधिका हंसी वाक्य है और उसमें एक ही क्रियापद का प्रयोग हुआ है। जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग हुआ है, हंसना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सामान्य क्रिया हो गई। ठीक है, एक और देखिए, हमने लिखा है राम विद्यालय गया। ठीक है,
राम विद्यालय गया। गया का मतलब आपको रखना है जाने की बात हो रही है, ठीक है, आने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जाने की बात हो रही है। ये भी एक वाक्य है, इसमें एक ही क्रियापद आ रहा है। जब एक ही क्रियापद आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया, ठीक है। तो सामान्य क्रिया के अंतर्गत हमने 3 उदाहरण के सहित आपको बता दिया है कि एक ही वाक्य। कहने का तात्पर्य आपको एक ही लाइन में ये रखना है कि जब भी कोई वाक्य आएगा उसमें कर्ता एक होगा तो क्रिया भी एक ही होगी। एक से ज्यादा का प्रयोग नहीं होगा, केवल एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ आना, हंसना और जाना, एक एक क्रियापद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग किया गया हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ हमने बात की थी एक ही क्रिया, एक क्रिया हमने वाक्य में बताई कैसे। वहीं दूसरे में देखिए वाक्य हमने लिखा है, क्या लिखा है? राम विद्यालय जा चुका है। राम करता है और क्या कर रहा है वो? विद्यालय जा चुका है। यानी हम यहाँ पे जाना और चुकाना यानी 2 क्रिया, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो क्रिया में अभी जो हमने पढ़ी, क्या पढ़ी परिभाषा क्या पढ़ी है? किसी वाक्य में एक से अधिक, ये देखिए यहाँ पे एक से अधिक, एक की जगह 2 क्रियापदों का इस्तेमाल किया गया है। और जब एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक और देखिए हमने उदाहरण लिखा है, छात्राओं को अब जाने दो, ठीक है। विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, तो सब क्लासेस से छात्रों को इकट्ठा किया जाता है। तो वापस जाने के लिए, कक्षाओं में जाने की बात करते हैं। तो उस को मद्देनजर रखते हुए ये वाक्य लिखा गया है, छात्राओं को अब जाने दो, ठीक है। तो छात्राओं को अब जाने दो, जानना और देना, ठीक है। तो 2 क्रिया हमने एक साथ 2 इस्तेमाल की है। जब एक ही वाक्य में एक से ज्यादा क्रिया का प्रयोग होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। यहाँ पे हमने 2 बात की है, जाने की और देना, यानी जाने दो, ठीक है। तो छात्राओं को अब जाने दो, तो एक से ज्यादा क्रिया हो गई, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? संयुक्त क्रिया का प्रयोग हो गया। सामान्य वाक्य वही लेकिन एक क्रिया, वही वाक्य, ठीक है, एक से ज्यादा क्रिया यानी 2 क्रिया, 2 से 3 भी हो सकती है, तो वो किस में आ जाती है? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। सामान्य क्रिया की बात हो गई, संयुक्त क्रिया की बात हो गई, अब हम बात करेंगे नाम धातु क्रिया के बारे में, ठीक है। जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण आदि से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम यानी धातु जो है उसको छोड़कर जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द होंगे ना, उसमें ना प्रत्यय जो पीछे लगा के, शब्दों के पीछे ना प्रत्यय जोड़कर जो भी क्रियाएं बनेंगी वो सब नाम धातु के अंतर्गत आएगी, ठीक है। कैसे? ये देखिए हमने यहाँ पे 3 उदाहरण इसी के लिखे हैं, इसके अलावा भी हम बताएंगे। पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा है संज्ञा, झूठ शब्द लिखा है, ठीक है। तो झूठ से बन जाएगा झुठलाना, झूठ शब्द है। और आना या लाना, आना क्रिया हमने लगा दी है, ठीक है, या प्रत्यय लगा दिया है। प्रत्यय ना मतलब जो भी धातु शब्द को छोड़ के ये वाला शब्द है ना, उसमें ना प्रत्यय जोड़ना। आपको देखिए सबके पीछे हमने ना लगाया है, अब ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये सब क्या बन गए? नाम धातु क्रिया बन गए, ठीक है। गरम से हमने बना दिया गरमाना, ना प्रत्यय लगाया, शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और बन गया क्या शब्द? गरमाना, तो नाम धातु के अंतर्गत आ गया। ये संज्ञा शब्द के अंतर्गत लिया गया है, गरम विशेषण के अंतर्गत लिया गया है, और मैं ये जो है सर्वनाम के अंतर्गत लिया है हमने, ठीक है। सर्वनाम के अंतर्गत लिया है मैं, तो मिमियाना बन जाएगा, ना प्रत्यय लगाया है तो ये बन गया शब्द मिमियाना, नाम धातु के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा शब्द आ जाता है जैसे दरवाजा, खटखट, तो खटखट शब्द में ना लगा दीजिए, प्रत्यय क्या बनेगा? खटखटाना, ठीक है। और उसके अलावा बन जाता है बिन बिनाना, ठीक है, थप थपाना। तो कुछ इस प्रकार के सारे उदाहरण जो है वो नाम धातु के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सामान्य क्रिया के अंतर्गत संयुक्त और नाम धातु, इन तीनों के बारे में हम एक एक उदाहरण और दे देते हैं। आशा करेंगे इतने उदाहरण में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। एक बार हम फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सामान्य क्रिया, एक ही वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग हो, सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें और अगर हम लिखें प्रणब गया, ठीक है, कोई लड़का है आया वापस गया तो नहीं, प्रणब गया, तो एक ही कर्ता के साथ एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया। संयुक्त क्रिया, किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग करो, तो इसमें हम एक उदाहरण और दे देते हैं। जैसे
इस समय वह पढ़ रही होगी, इस समय वह पढ़ रही होगी, पढ़ना और होना, ठीक है, दो क्रिया एक साथ आ गई तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ गई। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे इसमें और उदाहरण हमने बताया थपथपाना, पिन-पिनाना, कुछ इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे। चलिए फिर आज हमने बात की है संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा में लिखा है हमने, मुख्य कार्य से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कैसे कहते हैं उसके लिए हम आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं। वैसे उदाहरण हमने यहाँ भी लिखे हैं, बट एक और उदाहरण लिख के दिखाते हैं आपको। तो ये वाला सेक्शन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो पूर्वकालिक क्रिया में हमने परिभाषा है ना, मुख्य कार्य से पहले। अब देखिए मुख्य कार्य से पहले हम इसमें उदाहरण अगर हम ये लिखते हैं, अध्यापक छात्राओं को पढ़ाते हैं, ये वाक्य हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें मुख्य क्रिया तो क्या हो रही है कि अध्यापक है जो छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पहले कोई कार्य नहीं हो रहा है, पूर्व कार्य कुछ भी नहीं बता रहा है वो आपको। ठीक है, तो ये सीधा वाक्य है मुख्य कार्य की बात करें। अब हम इसे पूर्वकालिक क्रिया में बदल के दिखाते हैं। कैसे? अध्यापक छात्राओं को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या बदलाव करेंगे? अध्यापक उदाहरण देकर, अध्यापक जो है वो उदाहरण देकर छात्राओं को पढ़ाते हैं। अब आप देखिए हमने क्या बदलाव किया है इस परिभाषा को लेकर। मुख्य कार्य से पहले पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या दिया है? उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। क्या? मुख्य कार्य से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अध्यापक है उदाहरण देकर, क्या देकर दे रहे हैं? वो उदाहरण देकर फिर छात्राओं को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे। तो मुख्य क्रिया से पहले क्रिया की उन्होंने, इसीलिए क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आशा करेंगे इससे आपको समझ में जल्दी आया होगा। ठीक है, और हमने उदाहरण लिखे हैं, मोहन पत्र लिखकर पढ़ने बैठा। ठीक है, मोहन जो है वो पत्र लिखकर, पहले उसने लिखा है, ठीक है, और फिर वो पढ़ने बैठा है। ठीक है, दूसरा हमने लिखा है राजू पढ़कर सो गया। ठीक है, राजू जो है पहले उसने क्या किया है? पढ़ाई की है, पहले पढ़ाई की है फिर सोया है। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है? मुख्य क्रिया पढ़ने की है, लेकिन उससे पहले उसने पत्र को लिखा है। वहीं राजू पढ़कर सो गया, सोना मुख्य क्रिया कर रहा है, लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया है? पढ़ाई की है, तो पढ़कर सो गया है। ठीक है, और एक पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? आप वो भी देख लीजिए। जो भी मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया होगी ना, उसमें कर लगा हुआ मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, लिख कर, पढ़कर, और यहाँ पे देखकर। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो रही है उसमें कर लगा हुआ मिलेगा, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए पूर्वकालिक क्रिया के बाद में अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा में लिखा है, प्रेरणा के अर्थ में, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, उसे हम कहते हैं प्रेरणा के अर्थ में। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक और उदाहरण आपको देकर समझा देते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ कैसे आएगा। चलिए हमने एक उदाहरण लिख दिया, इस वाले का यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, हमने सीधा लिख दिया, धोबी कपड़े धोता है। ठीक है, सीधा सिंपल वाक्य हमने लिख दिया। धोबी जो है कपड़े धोता है। अब धोबी है उसका काम क्या होता है? कपड़े धोना, तो सीधा सिंपल वाक्य हमने लिख दिया। ठीक है, क्या वो प्रेरणा का कार्य कर रहा है? यहाँ पे नहीं, एक व्यक्ति वो खुद का काम खुद ही कर रहा है, किसी और से कहाँ करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक का वाक्य हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं रहा उसके अंदर। ठीक है, अब हम इसी में कुछ बदलाव करके फिर से लिखते हैं। क्या? राम धोबी से कपड़े धुलवाता है।
ठीक है, धुलवाता है। अब देखिए फिर से इस परिभाषा को पढ़ के अब उस वाक्य की तरफ नजर रखिएगा। कैसे? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे प्रेरित, मतलब दूसरे व्यक्ति से प्रेरित हो गया। अब राम खुद कपड़े धो रहा है क्या? नहीं, वो धोबी से धुलवा रहा है। तो किसका कार्य कर रहा है? वो प्रेरणार्थक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कि राम धोबी से कपड़े धुलवाता है। ठीक है, वैसे ही देखिए हमने नीचे और उदाहरण लिखे हैं। राम मोहन से पत्र लिखवाता है। अब राम स्वयं पत्र न लिख के क्या कर रहा है? मोहन से लिखवा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? खुद ना करके दूसरे से करवा रहा है, तो वो एक प्रेरणार्थक का कार्य कर रहा है। वहीं मोनू दर्जी से कपड़े सिलवाता है। अब मोनू स्वयं न सिल के क्या कर रहा है? दर्जी से सिलवा रहा है। ठीक है, तो ये किसका कार्य कर रहा है? प्रेरणार्थक का कार्य कर रहा है। अब जैसे इसमें हमने आपको कर लगा के शॉर्टकट बताया पूर्वकालिक के बारे में, तो प्रेरणार्थक का भी रख लीजिएगा। सबसे लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है लिखा हुआ मिलेगा। किसमें? क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों में नहीं बोल रहे, क्रिया में लिखा हुआ मिलेगा। ता है, ती है और ते है लिखा हुआ मिलेगा। चलिए फिर आज हमने बात कर ली पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, यानी संरचना के आधार पर हमने पांचों प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है, उसके बाद नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।